नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। आंदोलन कर रहे किसानों को खुलेआम धमकी देने के मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने रागिनी तिवारी उर्फ जानकी बहन के खिलाफ आईपीसी 153 के तहत जाफराबाद थाने में केस दर्ज किया है। रागिनी ने धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें वो कह रही है कि 17 दिसंबर तक अगर किसान सड़क से नहीं हटे तो वही हाल करेंगी जैसा उसने दिल्ली दंगों के दौरान जाफराबाद में किया था। रागिनी खुद को हिंदुत्ववादी नेता बताती हैं। मामला दर्ज होने के बाद जब पुलिस उनके घर पहुंची तो वहां वो नहीं मिली। पुलिस इस मामले में उन्हें समन जारी करेगी और साथ ही दिल्ली दंगों में उनकी भूमिका की भी जांच होगी। आपको बता दें कि पहले मौजपुर चौक पर भड़काऊ बात करने और पथराव करने के उनके कुछ वीडियो 2 महीने पहले पुलिस के हाथ लगे थे। प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और शर्जील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात खालिस्तान। मुकेश हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मुकेश, हमने देखा किस तरीके की जो भाषा है वो इस वीडियो में इन्होंने इस्तेमाल की। 2 महीने पुराने पहले ये वीडियो हाथ लगा था, अब किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और कैसे ये मामला जो है वो बना है? देखिए, 2 महीने पहले वो वीडियो मिले थे जिन वीडियोस में ये दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ बातें कर रही हैं और कुछ पथराव भी कर रही हैं। लेकिन एक हाल में इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ये कह रही हैं कि अगर किसान 17 दिसंबर तक सड़कों से नहीं हटे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वही हाल होगा जैसा कि उन्होंने जाफराबाद दंगों में करवाया था। और इसके अलावा भी बहुत सारी वो बातें कर रही हैं कि जो किसान वहां पर बैठे हैं उनमें कुछ आतंकवादी हैं। इस तरह की जो है अभद्र भाषा का प्रयोग वो अपनी वीडियो में कर रही हैं। तो जब ये वीडियो वायरल हो गया उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो रागिनी तिवारी उर्फ जानकी बहन जो अपने आप को हिंदूवादी नेता बताती हैं उनके खिलाफ जाफराबाद थाने में केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद से वो गायब हो गई हैं। पुलिस उनके घर गई थी लेकिन घर में वो नहीं मिली, तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है और उनके मिलते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे अहम बात यह कि जो दिल्ली दंगों के दौरान भी इनकी भूमिका की जांच चल रही है, क्योंकि इनके कुछ वीडियोस 2 महीने पहले मिले थे जिसमें ये मौजपुर चौक पर लोगों को भड़का रही थी और कुछ पथराव करते हुए वीडियो मिले थे। तो कुल मिलाकर पुलिस इनकी तलाश कर रही है लेकिन ये गायब है। जी शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो मामला दर्ज किया गया है, पुलिस तलाश कर रही है। आंदोलन में बैठे किसानों को धमकी देने का ये वीडियो जो है वायरल हुआ था, जिसके बाद इस पर कार्रवाई अब की जा रही है। उधर ईडी ने बुधवार को पीडीपी के पूर्व एमएलए अंजुम फाजली के दिल्ली और श्रीनगर के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापे के दौरान दिल्ली और श्रीनगर में उनके घर से 28 लाख रुपए कैश, 67 लाख से अधिक के फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेज मिले हैं। अंजुम फाजली महबूबा मुफ्ती की बेहद करीबी हैं और उनकी क्लासमेट भी रह चुकी हैं। और अब खबर मुंबई से। मुंबई के सायन मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमबीबीएस एडमिशन में फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में सायन पुलिस ने अस्पताल के असिस्टेंट डीन राकेश राम नारायण वर्मा को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर वर्मा पर एमडी में एडमिशन दिलाने के नाम पर एक छात्र से 50 लाख रुपए लेने का आरोप है। इसके साथ ही इसी अस्पताल में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के एक दूसरे फर्जी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के नाम पर ये लोग लाखों की वसूली कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से दूसरे कई अस्पतालों के फर्जी आई कार्ड, रबर स्टैंप और एडमिशन फॉर्म समेत दूसरे कई दस्तावेज मिले हैं। सायन पुलिस दोनों ही मामलों की जांच कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सिंह जुड़ गए हैं। सुनील, इस तरीके के मामले फिल्मों में लोगों ने देखे हैं, लेकिन इसके बारे में आप बताइए कि किस लेवल तक लोग जो हैं इसमें शामिल थे और किस तरीके से जो ये एडमिशन को लेकर फर्जीवाड़ा है किया जा रहा है। बिल्कुल तभी 2 मामले उजागर हुए हैं फर्जीवाड़ा के, लेकिन जो सबसे अहम और हैरान करने वाला वो ये कि जो सायन अस्पताल है उसके सहायक डीन ही मामले में आरोपी पाए गए हैं और उन्होंने एक डॉक्टर को जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली हैं उनसे 50 लाख रुपए मांगे थे एमडी का एडमिशन दिलाने के लिए। और जब उन्होंने एडमिशन नहीं दिला पाए तब उस महिला डॉक्टर ने शिकायत की यहाँ सायन पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उनके अकाउंट में उस डॉक्टर के पिता से
21,10,000 रुपए आए हुए ट्रांसफर हुए थे वो मिले, और उसी सबूत के आधार पर पुलिस ने उस सहायक डीन डॉक्टर राकेश नारायण वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है और पुलिस को शक है कि शायद उन्होंने इस तरह के और भी फर्जीवाड़े किए होंगे, लोगों को फंसाया होगा, तो उस संदर्भ में भी जांच चल रही है। और दूसरा जो एक मामला सामने आया है वो यह है कि एक जालसाजों की एक टोली है जो कि सायन अस्पताल और दूसरे 2-3 अस्पतालों में ही इसी तरह के MBBS एडमिशन दिलाने की, सरकारी कोटे से दिलाने का फर्जीवाड़ा चला रहे थे और बाकायदा इसके लिए वो फर्जी फॉर्म, फर्जी आई कार्ड और सब इस्तेमाल कर रहे थे। खुद को सायन का अस्पताल के डॉक्टर बताकर ठगी कर रहे थे। उनको भी भंडाफोड़ हुआ जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उस मामले में जो शिकायतकर्ता थे वो झारखंड के एक व्यक्ति हैं जिनकी बेटी है, जिसे कि यहाँ मुंबई में सरकारी कोटे से डॉक्टर का एडमिशन लेना था और जिसका ये लोग इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। तो ये 2 मामले आए हैं और अस्पताल से जुड़े हुए आए हैं, और खास करके सायन अस्पताल के सहायक डीन भी एक फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं और 50 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड की थी और 21 लाख रुपए उनके अकाउंट में भी आए थे। तो ये बहुत ही गंभीर और हैरान करने वाला मामला है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। तो MBBS एडमिशन में फर्जीवाड़े का जो मामला है वो यहाँ पर सामने आया है सायन हॉस्पिटल में मुंबई के, जिसको लेकर अब जांच जो है वो आगे की जा रही है। फरीदाबाद में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एक नौजवान नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मनोज भाटी है, जो प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कार से काफी देर तक मनोज भाटी की कार का पीछा किया और बीच बीच में फायरिंग भी वो करते रहे। एक जगह जब मनोज भाटी की कार टक्कर के बाद रुक गई तो ताबड़तोड़ गोली चलाकर बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबर दिल्ली से। दिल्ली के पंजाबी बाग में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे 4 हुक्का बार पर छापा मारा है। इस दौरान बार के मालिकों और मैनेजरों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी बार में कोरोना को लेकर जारी की गई सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। पंजाबी बाग में 4 जगहों पर अवैध हुक्का बार चलने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 4 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक अनुसूचित जाति की युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोप युवती के दोस्त पर लगा है। उस पर शव को जलाने की कोशिश का भी आरोप लगा है। इस बारे में मृतका की मां का कहना है कि उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत जो है वो की है, लेकिन पुलिस ने NDTV को बताया कि युवती और आरोपी 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में भी थे। दोनों के बीच फोन पर 1618 मैसेज और कॉल बीते 1 साल में हुए। यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पुलिस के चंगुल में फंसा तांत्रिक। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ बने नए कानून के दुरुपयोग को देखते हुए यूपी के शाहजहांपुर से एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़की शादी करने के लिए भागकर दिल्ली आ गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जोड़े को संरक्षण देने का फैसला दिया। 21 साल की सिमरन 25 साल के शमीम का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। सिमरन का परिवार इस शादी के खिलाफ है क्योंकि शमीम एक मुसलमान है। सिमरन को अपने शहर यूपी के शाहजहांपुर में डर था कि परिवार की शिकायत पर यूपी पुलिस उन्हें नए धर्मांतरण कानून के तहत एक दूसरे से जुदा कर शमीम को जेल में न डाल दे। यही वजह है कि सिमरन और शमीम शादी करने के लिए यूपी से भागकर दिल्ली आ गए हैं। जब हमने घर में ये बात रखी तो उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी लगानी चाहिए, और जब मैंने उसको मना करा तो उन्होंने मुझको बहुत हार्म किया, यानी कि मुझको मारा। मेरे पापा ने मुझको बहुत बुरी तरीके से मारा, जो कि मेरे राइट हैंड मतलब कि पैर में बहुत दिक्कत हो गई है, इसलिए मैं चलने में प्रॉब्लम होती है। और भी बहुत तरीके से मुझे मारा। इनको फ़ोन से कांटेक्ट करा गया, इनको बुरा भला कहा गया, गाली दी गई, और मम्मी ने इनको धमकी दी अगर आपने ऐसा करा। मेरे मामा चाचा ने इनसे कहा कि मैं आपको मार दूंगा। यहाँ पे आके हम एक धनक NGO से मिले। उन्होंने बताया कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अगर शादी करते हैं तो हम लोग काफ़ी सेफ रहेंगे और हम दोनों का धर्म भी चेंज नहीं होगा।
2017 में शमीम और सिमरन की मुलाकात शाहजहांपुर के एक कोचिंग सेंटर में हुई, जहां दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। शमीम कहते हैं कि वो सिमरन को धर्म बदलने के लिए नहीं कहने जा रहे। नहीं, मैं कभी ना धर्म बदलवाना चाहता हूँ और ना मैं खुद एक्चुअली इसके खिलाफ हूँ। जो बॉयज अपनी बीवी या जीएफ से कहता है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए फिर मुझसे शादी कीजिए, मैं ऐसे लोगों के ही खिलाफ हूँ। अच्छा, तो आप इनका धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे? नहीं, कभी नहीं। इस जोड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की, जिस पर कोर्ट ने दोनों को शादी होने तक एक सेफ हाउस और सुरक्षा देने का फैसला दिया है। ये दो नौजवान अडल्ट जिनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और एक साथ रहना चाहते हैं, अब इसमें किसी और का बुरा नहीं हो रहा, ना उनका निजी बुरा हो रहा है, ना समाज का बुरा हो रहा है, ना परिवार का बुरा हो रहा है। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस है इसका केवल मिसयूज हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस दो काम कर रहा है। ये लोगों के और ये सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स के खिलाफ है, और हाई कोर्ट्स भी बार बार यही कह रहे हैं कि दो लोगों की शादी करने का एक निजी फैसला है, वो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उनका चुनना किसके साथ आप शादी करके रहना चाहते हैं, ये सब पर्सनल मामले हैं। शमीम और सिमरन ने दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। दोनों यही कहते हैं कि वो कभी वापस उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां की सरकार मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की की शादी को गुनाह समझती है। सोचिए समाज की और एक प्रदेश की कितनी बड़ी हार है कि उनके यहाँ दो नौजवान जो कि अलग धर्म से हैं, सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकते आसानी से क्योंकि वो अलग धर्म के हैं और उन्हें एक दूसरे प्रदेश आना पड़ता है। और ये दोनों ही प्रदेश भारत देश में और दोनों ही एक संविधान को मानते हैं। नई दिल्ली में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात क्राइम रैप की। क्राइम रैप में आपको बताते हैं क्राइम से जुड़ी हुई और खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी संजीव गुप्ता का 61 साल की उम्र में कोरोना के चलते निधन हो गया है। वो दिसंबर से अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना से उनके एक फेफड़े को संक्रमित जो है कोरोना ने कर दिया, जिससे एक फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने तांत्रिक बन लोगों को ठगने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने एक लड़की को फोन पर सम्मोहित कर उसे 85,000 रुपए ठग लिए। लड़की ने घरेलू शांति के लिए हवन कराने के लिए 3500 रुपए अकाउंट में डलवाए। बाद में आरोपी ने लड़की को सम्मोहित कर 85,000 रुपए लूट लिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोशल साइट्स के जरिए फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को कितनी रकम का फर्जीवाड़ा किया है। चेन्नई में कस्टम विभाग ने 486 ग्राम का सोना पकड़ा, जिसकी बाजार में कीमत 25 लाख आंकी गई है। दुबई से आए एक यात्री के पास से यह सोना पकड़ा गया है। एयरपोर्ट पर इस यात्री के पास से कस्टम विभाग ने सोना जब्त किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ट्रिपल तलाक का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद तफ्तीश कर रही है। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में इतना ही। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।